मैं रघु शरण ब्रिज कला केंद्र की तरफ से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस ब्रिज जूम वार्ता में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हमारी ये दूसरी जूम वार्ता है। पिछले महीने जून में जो हमारी वार्ता आयोजित की गई थी वो बहुत सफल रही, सराहनीय रही, और उसके लिए हम आर्य रविदेव गुप्त जी को उनके बहुमूल्य वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। और अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इस जूम वार्ता का विषय वैसे तो व्यवहारिक रूप से सभी उम्र के हर व्यक्ति की जरूरत है, और यह विषय है सीक्रेट ऑफ हैंडलिंग इमोशंस एंड स्ट्रेस, अर्थात भावनाओं और तनाव पर नियंत्रण कैसे करें। बंद कर दो। बोलने में और सुनने में तो ये बड़ा आसान लगता है, लेकिन वैसे यह विषय बहुत दिक्कत है। और इसी के लिए आज हमारे मुख्य वक्ता हैं जो कई वर्षों से आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हैं, श्री संदीप वासवानी जी। और इसीलिए अब मैं विष्णु गोयल जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए, कृपया संदीप वासवानी जी का स्वागत करें और इस ग्रुप से को विस्तार से उनका परिचय करें। क्या गोयल कह साहब। रहे? गोयल साहब। मैं विष्णु प्रकाश गोयल, ब्रिज कला केंद्र, मैं कोऑर्डिनेटर के उत्तरदायित्व संभाल रहा हूं। ब्रिज कला केंद्र के विषय में दो शब्द उन सम्मानीय अतिथियों को कहना चाहता हूं जो पहली बार ब्रिज कला केंद्र के इस मंच पर जुड़े हैं कि ब्रिज कला केंद्र ब्रिज की एकमात्र साहित्यिक, कलात्मक और आर्ट की संस्था है जो 1943 1943 से ब्रज में कार्य कर रही है। ये हम दिल्ली ब्रांच है हमारी, और इस दिल्ली ब्रांच की तरफ से हम ये मीटिंग आयोजित कर रहे हैं। हमारे साल में दिल्ली में कई प्रोग्राम होते हैं, राधाष्टमी का, होली प्रोग्राम, कवि सम्मेलन, और उसी श्रृंखला में हमने हर माह के आखिरी शनिवार को एक जूम वार्ता का आयोजन किया है। और इस जूम वार्ता में आज के दिन हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको एक ऐसा विषय मिला है जो बच्चे, युवा, नवयुवक, वयस्क और अति वयस्क सबकी आवश्यकता बन चुका है। और हम जिस संसार में रह रहे हैं उस संसार में इसकी बहुत अत्यंत आवश्यकता है। हमारे आज के जो वक्ता हैं, मैं उनका परिचय देना चाहूंगा। श्री संदीप वासवानी। श्री संदीप वासवानी जी ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की है। एमडीआई गुड़गांव से आपने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया है। आप एक मल्टीनेशनल कंसल्टिंग फर्म में डायरेक्टर है। कई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में आप परामर्शदाता के रूप में कार्य कर रहे हैं। आप आर्ट ऑफ लिविंग संगठन को एक यूथ लीडर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं तथा श्री श्री रविशंकर जी के साथ गत 18 वर्षों से जुड़े हुए। आपको राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अपने यहाँ वार्ता तथा सेमिनार के लिए आमंत्रित किया है। इनमें आईआईटीज, एनआईएफटी, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गाजियाबाद, एमडीआई गुड़गांव तथा एसआरसीसी दिल्ली यूनिवर्सिटी मुख्य है। एक युवा प्रगति की मशाल को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न स्तरों पर जगा करके समाज की तथा युवा वर्ग की सेवा की है। आपने मिशन 2004 में लिटरेसी अभियान में भी अपना सहयोग दिया है। आपकी इन सेवाओं तथा कार्यों के लिए अनेक संस्थाओं ने
आपको सम्मानित किया है, जिनमें टाइम्स ऑफ इंडिया तथा रोटरी क्लब भी शामिल है। इसी संदर्भ में मैंने तो सब कुछ कह दिया कि बांसवानी जी क्या है, लेकिन ये एक ऐसा भंडार होता है जिसमें ताला लगा होता है। आपको उस भंडार में नहीं मालूम कि कोयला भर रहा है या सोना भर रहा है। जब आप उस भंडार का ताला खोलती हैं तब आपको मालूम पड़ता है कि क्या है। आज बांसवानी जी जब अपने उत्साह प्रकट करेंगे और आप देखेंगे कि कितने गहनों के, भंडारों के, नवरत्नों के वो अपने अंदर वो समाये हुए हैं, छुपाए हुए हैं, और उनकी हर बोली में और हर उनके उद्धरण में आपको प्रेरणा प्राप्त होगी, ऐसी मेरी आशा है और कामना है। इसके पहले कि मैं उनको आमंत्रित करूं, हम गणेश वंदना से प्रारंभ करना चाहेंगे और उसके पश्चात वासवानी जी अपनी वार्ता प्रारंभ करेंगे। गणेश वंदना। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सब लोग अपना बहुत मकान का ऋण लिया था। हाँ जब तक गए थे। शरण जी जरा हाँ, जब तक बोल गए दीजिए थे कि वो बहुत म्यूट कर आप दें। सब लोगों से अनुरोध है कि काफी अपने दिन आप हो गए को उनको म्यूट बोलते रखें, हैं। जिससे हमारे मुख्य वक्ता अपना वचन शुरू कर सकें। आपसे नहीं, अनुरोध है, बिल्कुल आप प्लीज अपने को फोटो म्यूट वगैरह भी कीजिए। लेते नरेंद्र जी को भी प्लीज कह दीजिए। नरेंद्र जी मुकेश जी अपने को म्यूट कीजिए प्लीज। नहीं किया, या नरेंद्र जी से कह दीजिए ना आप। नहीं, वो एक आदमी को नहीं कर पाएंगे। नहीं, सबको कर देंगे ना, वो सबको कर। चलिए संदीप जी कृपा। सबको करा दो, नहीं तो वो डिस्टरबेंस ही रहेगा। इट्स बेटर कि सभी हो जाए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस यस सर। वंडरफुल अमरनाथ वंडरफुल। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। विष्णु जी का, रघु जी का, आपने बहुत ही विशेष तरीके से स्वागत किया और मैं आभारी हूँ। और मेरा सौभाग्य कि हम मुझे आप सबको एड्रेस करने का मौका मिल रहा है। तो हम इस वार्ता को हम बड़ा इनफॉर्मल रखेंगे। इसको हम टू वे कम्युनिकेशन में रखेंगे। इसको हम वन वे कम्युनिकेशन, एक लेक्चर की तरह नहीं रख के थोड़ा इसको इन्वॉल्व करके रखते हैं। एक दूसरे को इन्वॉल्व करके हम टू वे कम्युनिकेशन में इसको रखते हैं। क्या कहते हैं आप सब लोग? ऐसा ठीक बात रखें, है जी, है ना? बिल्कुल तो अगर हो इंटरेक्टिव सके करते तो हैं। बीच में हम चाहे तो आप म्यूट करके जवाब दीजिए या चैट बॉक्स पे जवाब दीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा जवाब। तो इसको बहुत ही बेसिक प्रश्न से हम शुरू करते हैं। और आप सब लोग यहाँ पे बहुत सीनियर लोग हैं, अलग अलग एक्सपीरियंस से आ रहे हैं, जीवन के बहुत एक्सपीरियंसेस को आगे लेकर आ रहे हैं। तो मेरा पहला प्रश्न जिससे हम इस वार्ता को शुरू करते हैं, और आप जानते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में कोई भी वार्ता जो है वो मोनोलॉग के तरीके से शुरू नहीं हुई। आप चाहे भगवत गीता देख लें, उसमें अर्जुन ने प्रश्न किया तो श्री कृष्ण ने जवाब दिया। अगर अर्जुन के प्रश्न ही नहीं होते तो भगवत गीता ही नहीं होती, है ना? श्री कृष्ण के जवाब नहीं होते। आप चाहे तो अष्टवक्र गीता देख लें। अष्टवक्र गीता में किसने प्रश्न किए? राजा जनक ने प्रश्न किए। राजा जनक ने किससे प्रश्न किए? अष्टवक्र मुनि से प्रश्न किए। तो जो राजा जनक के मन में पिपासा रही जीवन को लेके, जीवन काल को लेके, वो प्रश्न जो है अष्टवक्र मुनि ने उनको आंसर किए, जवाब दिए। और चाहे आप हमारा योग वशिष्ठ देख ले,
योग वशिष्ठ भी मुझे पता है कि आप सबको जरूर पता होगा। जहाँ किसने प्रश्न किए? भगवान श्री राम ने प्रश्न किए। भगवान श्री राम ने प्रश्न किए और जवाब किसने दिए? वशिष्ठ मुनि जी ने दिए, है ना। तो जितने भी हमारे हमारे ज्ञान की वार्ताएं हुई है हमारी पद्धति में, वो कैसे शुरू हुई है? वो प्रश्नों से शुरू हुई, है ना। वो प्रश्न होते गए और समा बनता गया और ज्ञान की गुत्थियां खुलती गई, है कि नहीं? क्या कहते हैं आप सब लोग? बहुत अच्छी बात बोली आप। है ना। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले मेरा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आप सबसे, अगर मैं आप सबसे केवल इतना प्रश्न करूं कि 3 प्रश्न है मेरे पास आपके लिए। पहला प्रश्न ये है कि व्हेन डिड आई कम ऑन दिस प्लेनेट? मैं इस जीवन में कब आया? ये पहला प्रश्न सोचने वाला। आप चाहे तो हम बोले कि क्या आप डेट ऑफ बर्थ मांग रहे हैं हमारी? नहीं, मैं आपसे डेट ऑफ बर्थ नहीं मांग रहा, है ना। क्या हम डेट ऑफ बर्थ से परे सोच सकते हैं कि मैं इस जीवन में कब आया? दूसरा प्रश्न मेरा आपके लिए, दूसरा प्रश्न मेरा आपके लिए है कि अगर आपके सामने आज नारायण खड़े हो जाएं और आपसे पूछें कि आप कब तक यहाँ पर रहना चाहते हैं? भाई, आपने होटल में चेक इन किया हुआ है, हर चेक इन का एक चेकआउट का टाइम होता है कि नहीं? तो मेरा आपसे प्रश्न है कि आप चेकआउट कब करना चाहते हैं? अगर आपके सामने नारायण खड़े हो जाएं और आपसे ये प्रश्न करें कि आप चेकआउट कब करना चाहते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? और तीसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है कि जो भी चेकआउट का टाइम आप बोल रहे हैं, उससे पहले आपका क्या करने का इरादा है? तो 3 प्रश्न मैंने बोले। पहला क्या? व्हेन डिड यू कम ऑन दिस प्लेनेट, या व्हेन डिड यू कम इन दिस लाइफ? सेकंड, टिल हाउ लॉन्ग डू यू प्रपोज टू स्टे हियर, आप कब तक रहना चाहते हैं? और तीसरा, जब तक भी आप रहना चाहते हैं, आपका क्या करने का इरादा है ना। इसके आप 5-5 सेकंड में अगर हम इसके आंसर समझ लें, आपके मन में जो बात चल रही है इन 3 प्रश्नों के बारे में, तो इसको हम आगे लेके चलते हैं। बताएं। Sir, I would like to answer. I'm Meera Goyal, Vice President. जी I मीरा। would like to answer it. पहले प्रश्न का उत्तर देना डिफिकल्ट। दूसरे का ये है कि अगर नारायण मेरे सामने आएंगे तो अगर मुझे मुक्ति लगेगा, मुझे मुक्ति दे रहे हैं, तो मैं तुरंत जाने को हाँ कर दूंगी। अगर मुझे लगता है नहीं मुक्ति मिल रही है तो मैं कहूंगी कि मुझे और भक्ति दीजिए और अच्छे अच्छे काम। तीसरा प्रश्न भी मैं इसी में आंसर जोड़ रही हूँ। और जो हम ज्यादा देर तक रहना चाहते हैं तो समाज में अच्छे अच्छे काम करने के लिए रहना चाहती हैं सर। पहले का मुझे नहीं आंसर आता। थैंक यू सर। थैंक यू मीरा जी। एनीबडी, एनीवन एल्स हु वांट्स टू टॉक अबाउट इट? मैं ये सोचता हूँ कि मैं प्लानिंग करूंगा। आज जी। मेरा उम्र 85 ईयर्स है और मैं 90 ईयर्स में जब विदा करने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। 5 साल की मुझको तैयारी करनी और टिकट कटानी है। पहले कट जाए प्रभु इच्छा, लेकिन उस बिल्कुल। दिन तक मैं तैयार बैठा रहूंगा, ये चाहता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर विष्णु जी। हाँ जी, सुयश जी। हाँ सर, इन 3 प्रश्न पे मेरे को लगता है कि पहले प्रश्न पे तो मुझे भी नहीं मालूम है कि मेरा जन्म कब हुआ, कितने समय में हुआ, कब कब हुआ। ये मेरा प्रश्न का मैं नहीं जानता। नारायण भी आ जाएंगे तो भी मैं नहीं जानता हूँ कि वे कब मुझे बुलाएंगे और कब मेरा अंत आएगा। और तीसरा प्रश्न जो है, मैं रहूं तो जिनके लिए नर और अ, जो पशु हैं, पक्षी हैं, मैं उनकी सेवा कर सकूं, उनके लिए काम कर सकूं और समाज से मुझसे जितना भी हो सकता है मैं वह काम कर सकूं। ये मेरी इच्छा है बहुत सुंदर, बहुत सर। सुंदर। हाँ जी, रघु जी। संदीप जी, मेरा सिर्फ इतना कहना ही है कि जहां तक मैं जानता हूं, मैं तभी आया जब मेरा जन्म हुआ। इसको मैं पहचानता हूं और महसूस करता हूं। और बाकी दोनों सवालों का एक ही जवाब है कि लाइफ ज्यादा बड़ी ना हो, छोटी हो, सीमित रहे, लेकिन
खुद मैं और मेरा परिवार सेहतपूर्ण रहे और खुशहाल रहे. It should be full of happiness and health. That is what everybody should aim for, I think. Not a long life. वंडरफुल, Thank you. वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल रघु जी, दैट इज सो वंडरफुल. और मैंने बहुत, आप सबने बहुत सुंदर तरीके से अपने मन की बातों को रखा इसमें. मैं ये आगे आपसे एक और प्रश्न करना चाहता हूँ. आप में से कितने लोगों को अपने दादाजी और दादी जी का I think signal. Yeah, the voice is not coming. हाँ, Voice is संदीप जी not. का शायद सिग्नल वीक है, वीडियो रुक हाँ, गया है. वीडियो रुक गया है. संदीप जी वीडियो बंद कर सकते हैं तो साउंड अच्छी हो जाएगी. It's heavily raining also. It's heavily raining. अब ठीक है. और उनका नाम याद, दोबारा बोलना पड़ेगा क्योंकि आपकी आवाज चली गई थी. हमने सुना नहीं सेकंड आपका. हाँ, सेकंड वाला we could not listen प्रदीप जी. नहीं, अभी भी संदीप जी का वीडियो नहीं आ रहा है, आवाज भी नहीं आ रही. संदीप जी तो अभी मुझे तो उनका पिक्चर ही नहीं दिखाई दे रहा है. नहीं, संदीप जी का पिक्चर तो है. हाँ, अब चला गया. अब शायद वो दोबारा सेट कर रहे हैं. हाँ, शायद दोबारा सेट कर. मे हम कुछ क्षणों के लिए इंतजार मेरा करते हैं. आवाज आ रहा है? संदीप जी ज्वाइन कर रहे हैं. ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है उनका बोलना. तो काफी लॉट ऑफ एंजाइटी इज देयर. बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, पर अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ हो रहा है आज बीच में. स्मूथ नहीं चल रहा कैन यू है. हियर मी? Yes, या नाउ yes, we इट्स can hear फाइन. you. हियर मी? इट्स फाइन. ओके, ओके. मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि आप में से कितने लोगों को अपने दादाजी और दादी जी का नाम याद है और उनका चेहरा याद? अच्छी तरह याद. बहुत हमें बढ़िया. कितने लोगों को उनका नाम और चेहरा याद? हम लोग को याद है. मेरे को भी याद है. बिल्कुल, बहुत अच्छा. अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें याद है. बिल्कुल, मेरे को भी याद है. मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है, आप में से कितने लोगों को अपने परदादा और परदादी और परनाना और परनानी, उनकी शक्ल याद है और उनका नाम याद है? नेवर सीन देम. हमने कभी देखा ही नहीं. हमने कभी देखा है नहीं. और नहीं, कितने लोगों को उनका नाम याद है, कंठस्थ है? नाम भी नहीं पता. वी नेवर सीन देम. कुछ विरले लोग हैं जो हाथ खड़ा कर रहे हैं. अगर मैं आपसे पूछूं, आपके परदादा मतलब आपके 2 जनरेशन ऊपर, उनका आप कितने लोगों को उनका नाम याद है और उनका फेस याद है? नहीं याद है. अगर याद है तो दे आर रियली विद्वान. मैं एक खुशनसीब हूँ जिसको कि पिछली 14 जनरेशन के नाम की लिस्ट है मेरे पास. ऑफ कोर्स देखने का तो बहुत प्रश्न नहीं होता है, Wow, और वो great. बड़ा चेरिश प्रश्न नहीं करके होता है. हमने वो कंट्रोल करके रखी हुई है. बहुत Great. बढ़िया संजय जी, बहुत ही अच्छा आपने काम किया है. लेकिन मैक्सिमम लोग आप देखिए, 99% लोगों को, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हाँ ना, मेरे को अपने परदादा का नाम तो पता है मेरे को, लेकिन अपनी परदादी का नाम नहीं पता है, परनाना का नाम नहीं पता है, परनानी का नाम नहीं पता है, ना उनका चेहरा याद है मेरे को. कहने का मतलब ये है, आपके 2 जनरेशन्स में ही, आने वाले 2 से 3 जनरेशन्स में आपके परिवार वाले भी आपको भूल जाएंगे. Exactly. ना वो आपका नाम याद रखेंगे, ना ही आप चेहरे से आपको पहचान पाएंगे. पर वैसे भी अभी तो फ्रेंड्स की दुनिया आ गई है, तो नाते रिश्तों की तो अहमियत काफी खत्म होती जा रही है. जी. और पेरेंट्स इस कहने तरह का के मतलब बच्चों ये को है, एजुकेशन दे नहीं रहे हैं, उनको बता नहीं रहे हैं उनके इम्पोर्टेंस के रिलेशनशिप की क्या वैल्यूज हैं. सो मेन थिंग इज दैट. मीरा जी, हम यहाँ वासमान जी को सुने बच्चा हुआ. जी. तो कहने का प्रयत्न ये है कि अगले 2 जनरेशन्स में, अगले 3 जनरेशन्स में, हो सकता है हमें भी कोई याद नहीं रखने वाला. हो सकता है हमारे पोते परपोते और आगे की जनरेशन्स, अगले 2 जनरेशन में हमारी फोटो तक हमारे घर में नहीं लगी रहेगी. उसको हार चढ़ा के उसको कहीं साइड में कर देंगे, धूल मिट्टी के समय पे बोलेंगे चलिए साइड करिए, अब अगले का नंबर आ गया है ना. तो कहने की तात्पर्य क्या है
कि जीवन में हम इतना तनाव लेके चलते हैं कि हमें ये अचीव करना है, हमें वो अचीव करना है। कोई गलत बात नहीं है अचीवमेंट करने के लिए, है ना। लेकिन हम जो उसके साथ तनाव को जोड़ देते हैं, कि इस तनाव को हम साथ में ले लेते हैं, कि हमें जिसके चक्कर में हमारे अंदर बहुत ज्वर बढ़ जाता है, उसको हमें देखने की जरूरत है। भाई मॉडर्न डे साइंस में क्या कहते हैं कि हमारा मन जो है वो क्या है, कैसे भागता है, भूतकाल और भविष्य काल के बीच में भागता रहता है। एक क्षण में वो भूतकाल में होता है, एक क्षण में वो भविष्य काल में होता है। जैसे घड़ी का एक पेंडुलम होता है, घंटा होता है, जैसे घूमता रहता है, वैसे हमारा मन भी जो है वो भूतकाल और भविष्य काल में भागता रहता है। मॉडर्न डे साइंस ये कहता है जितना तेजी से मन हमारा भूत और भविष्य के बीच में भाग रहा है, उसको हम मॉडर्न डे साइंस में क्या बोलते हैं, कि बहुत तनाव हो गया, कि बहुत स्ट्रेस हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ बहुत डॉक्टर लोग भी जुड़े हुए। आपको ये जान के बहुत ताज्जुब होगा कि 98% डिजीजेस जो इस टाइम पर हैं वो साइकोसोमैटिक डिजीज है। अब साइकोसोमैटिक डिजीजेस का क्या मतलब है, कि मन के विकार के कारण शरीर में विकार आ गया। क्योंकि मन हमारा खुश नहीं था, उस वजह से हमारे शरीर में विकार आने शुरू हो गए। अब चाहे आप बड़ी से बड़ी बीमारी ले ले, चाहे आप कैंसर ले ले, चाहे आप डायबिटीज ले ले, उसका रूट कहीं पे किसी इमोशनल प्रॉब्लम में छुपा हुआ है। समझ रहे, समझ रहे। सो हम लोग लेकिन लीस्ट समय हम किसको देते हैं, हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने पे भी थोड़ा आजकल समय देते हैं। थोड़ा आजकल अवेयरनेस आ गई है कि शरीर को भी स्वस्थ रखना चाहिए। लेकिन लीस्ट समय हम किस चीज को देते हैं, अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए। सबने हमें बताया बचपन से कि भाई तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा करना अच्छी आदत नहीं है, इससे रिश्ते खराब होते हैं। भाई सबने हमें सिखाया कि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जलन नहीं करनी चाहिए। सबने हमें बताया कि भाई लोभ नहीं करना चाहिए, ग्रीडीनेस इज नॉट अ गुड वैल्यू। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि जब गुस्सा आए तो करना क्या है, जब ईर्ष्या हो तो करना क्या है, जब लोभ बढ़े तो करना क्या है। भाई मेरी नेटवर्थ आज 5,000 करोड़ है, लेकिन जो मेरे साथ घूमता फिरता था उसकी नेटवर्थ 10,000 करोड़ हो गई, तो ईर्ष्या कैसे ना हो। हाँ? तो इसीलिए मन को संभालना संभालना बड़ा ही अनिवार्य है। आप देखिए, बाहर की दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है वो पहले हमारे मन के अंदर घट रहा है। एग्री करते हैं, सब लोग बिल्कुल एग्री करते बिल्कुल बिल्कुल हैं। ठीक है। जो भी बाहर की दुनिया में बनाया है, इंसान ने आज बनाया, जो कुछ भी क्रिएट किया, पहले वो कहाँ क्रिएट हुआ, अपने उसके मन में क्रिएट हुआ। जितनी भी डिस्कवरीज हुई, जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, पहले वो हमारे अंदर घटित हुआ, उसके बाद वो बाहर के जीवन में फलित हुआ। इसको आजकल मैनिफेस्टेशन का टेक्निक भी बोलते हैं वेस्ट में। ये मैनिफेस्टेशन के नाम से बहुत प्रसिद्ध हो गया आज के समय में। बोले मैनिफेस्ट करिए, मैनिफेस्टेशन। यस। तो सबसे ज्यादा क्या जरूरी है कि हम अपने अंदर झांक के उस उस घर को साफ रखें जहां पे सब कुछ घट रहा है, जहां पे सब कुछ पहले घट रहा है। क्या कहते हैं आप सब? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। तो तो क्या तरीके हैं देखिए मन को साफ रखने के, किस तरीके से हम अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं, ये बड़ा जरूरी है समझना। देखिए मन जो है ना, एक एक बंदर के जैसे है, एक चंचल बंदर के जैसे। उसको जहां पे भी अट्रैक्शन दिखता है, जहां पे भी उसको थोड़ी सी भी तृष्णा दिखती है, वो वहां पे भाग जाता है, वहां अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है ना। अच्छा, और कमाल की बात यह है कि मन को आप मन के स्तर पे हैंडल नहीं कर सकते। जैसे एक एक्टिविटी करते हैं, चलिए आंखें बंद कर लीजिए सब लोग, सब लोग आंखें बंद कर लीजिए एक क्षण के लिए। जब आप आंखें बंद करते हैं, मेरा आपसे कहना है कि चलिए एक बंदर के बारे में मत सोचिए। डोंट थिंक अबाउट अ मंकी। बंदर के बारे में नहीं सोचना आंखें बंद करके।
आंखें बंदे रखिए, बंदर के बारे में नहीं सोचिए। अच्छा, ऐसे बंदर के बारे में बिल्कुल मत सोचिए जिसके जिसके सर पे लाल कलर की हैट है। ऐसे बंदर के बारे में तो बिल्कुल भी मत सोचिए जिसके सर पे लाल कलर की हैट है। धीरे से आंखें खोल लीजिए। वो ही नजर आ रहा हाँ था। जी, कौन दिखा? बंदर। बिल्कुल। बिल्कुल, तो हमें क्या समझने की जरूरत है? मन के स्तर पे हम मन को हैंडल नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये कि शरीर और मन के जो रूल्स हैं वो एकदम अलग अलग है। भाई, शरीर के स्तर पे अगर ये जो मेरे हाथ में ग्लास है, इसको मैं धक्का देता हूँ तो ये मेरे से दूर चला जाता है कि नहीं? जिस भी चीज पे आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं वो आपसे दूर चली जाती है, एग्री करते हैं? लेकिन मन के स्तर पे एकदम ऑपोजिट है। कैसे ऑपोजिट है? मन के स्तर पे आप जिस भी चीज को धक्का मारने की कोशिश करते रहते हैं वो आपके और करीब आती जाती है, तो आपके और पास आती जाती है। आप जिस भी मन को आप जितना समझाएं कि भूल जा, ये जो घटना हुई तुम्हारे साथ, ये दुखद घटना हुई, ये शर्मनाक घटना हुई, इसको भूल जा, इसको भूल जा, इसको भूल जा, याद मत कर, याद नहीं, या किसी ने हमें धोखा दिया, या परिवार में कोई ऐसी घटना होगी तो हम उसको बोलते हैं भूल जा, भूल जा, भूल जा, भूल जा, भूल जा, भूल जा। लेकिन ये कह के हम और क्या कर रहे हैं? उसको और याद कर रहे हैं। मानते हैं? तो शरीर के स्तर पे एफर्ट काम करता है, श्रम काम करता है। मन के स्तर पे क्या काम करता है? एफर्टलेसनेस। आप इसका बहुत ही साधारण सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कितनी बार ऐसा होता है कि आप किसी के जान पहचान वाले के सामने जाते हैं लेकिन आपको उस समय उनका नाम नहीं याद आता। आप बोलते हैं क्या नाम था उसका भाई? अरे क्या नाम था, याद नहीं, अरे अभी तो मैंने उसका परसों सोचा था नाम, लेकिन अभी नाम याद नहीं आ रहा। जितना आप कोशिश करते हैं उस नाम को याद करने का, नाम याद नहीं आता। जैसे ही राम में बैठते हैं सडनली वो नाम वापस याद आ जाता है। कितने लोगों का ये अनुभव है बताइए? मेनी टाइम्स। नहीं। तो एफर्टलेसनेस इज द मंत्र फॉर द माइंड। मन के स्तर पे एफर्टलेसनेस बड़ा यही काम करता है। अच्छा, अब ये अब मन को मन के स्तर पे हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन किससे हैंडल कर सकते हैं? इसका सीक्रेट छुपा है हमारी श्वास के अंदर, हमारी सांस। मैं सांस की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी सांस की बात कर रहा हूँ। हाँ? तो आपको अगर मन को संभालना है तो उसका सीक्रेट कहाँ छुपा है? आपके नाक के नीचे। चलिए मैं एक और प्रश्न करता हूँ आपसे। मैं यहाँ सुयश जी से प्रश्न करता हूँ। मान लेते हैं सुयश जी और रघु जी जो है बहुत अच्छे मित्र हैं, चलेगा? क्या बिल्कुल मैं ऐसा चलेगा। समझ सकता हूँ? बिल्कुल चलेगा। मैं सुयश जी से पूछता हूँ कि सुयश जी, रघु जी आपके यहाँ आते हैं और आज रात को हमारी फैमिली का एक गेट टुगेदर है, तो मेरे को अपने जूते आपकी जगह पे चेंज करने हैं, तो क्या एक रात के लिए आप मेरे पुराने जूते अपने घर पे रख लेंगे? सुयश जी, रख क्यों लेंगे? नहीं? क्यों नहीं? बिल्कुल। क्यों बिल्कुल, नहीं? वो कहते हैं कि मेरे को ना थोड़े अपने कपड़े भी, लिबास भी चेंज करना है, थोड़ा थोड़ा और मतलब गेटअप वाले लिबास में जाना है। तो क्या मैं अपने एक दिन पुराने कपड़े एक रात के लिए आपके घर पे रख सकता हूँ सुरेश जी? क्यों नहीं? बिल्कुल। अच्छा, फर्ज कीजिए कि मैं आपसे बोलूं कि आपको रघु जी का शरीर रखना है बगैर श्वास के कुछ घंटों के लिए आप अपने घर पे, तो क्या आप उसको रखेंगे? सोचना पड़ेगा। सोचना। बिल्कुल। कहने का आ, मतलब आ, ये। कहने सर कहने ये में। वाली बात, ये वाली सर, बात मत करिए, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। नहीं नहीं, इसमें ये लगता है कि वो शरीर कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए तो रखने हैं। मान लीजिए, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सुरेश जी। बिल्कुल सही। जब वो डिफ्रॉस्ट मैं होने केवल लगेगा तो क्या करेंगे? मैं केवल यही जीवन का सत्य यस। आपको बताने के लिए कह रहा हूँ। आपके मित्र, आपके फैमिली वाले, कोई आपके भी। क्लोजेस्ट लोग आपके जूते रख लेंगे, आपके कपड़े रख लेंगे, लेकिन आपका शरीर बगैर श्वास बिना के सांस के।
कुछ नहीं घंटे रखे। भी नहीं रखेंगे। हाँ, प्रिय से प्रिय हो। बिल्कुल। बिल्कुल। कहने का माँ को मतलब ये, रखा। हाँ बिल सर। कहने का मतलब ये है कि हमारा शरीर बगैर श्वास के हमारे जूतों के बराबर भी नहीं। ये श्वास ही है जो हमारे शरीर को वैल्यू दे रही है। मानते हैं? परफेक्ट। ये श्वास अगर निकल जाए, इस शरीर का कोई वैल्यू नहीं है, जिसको हम इतना सजाने की कोशिश करते हैं, इतना टिप टॉप बनने की कोशिश करते हैं। बगैर श्वास के इस शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये जानते हुए भी मैं आपसे पूछूं कि आप, हमारे जीवन में पैदा होने पे सबसे पहला कृत्य हमने क्या किया था? हमने श्वास ली थी और फिर रोए, वैं करके रोए। और आसपास वाले सब खुश हो गए कि बधाई हो जी, पैदा हुआ है, मिठाई हो। वो मिठाई बांटी, यहाँ पे हुई, सबने मिठाई बांटी कि देवी लक्ष्मी आई है घर में, या क्या विष्णु जी आए हैं, मतलब बोलते हैं ना भगवान का स्वरूप आया है घर में, तो मिठाइयाँ बांटते हैं। हमारा लास्ट एक्ट ऑफ लाइफ क्या होगा? शांति। हम श्वास छोड़ देंगे। पहला एक्ट हमने श्वास दिया, और लोग, हम रोए और लोग खुश हुए। हमारा आखिरी एक्ट क्या है? हम श्वास छोड़ देंगे, और अगर हमने कुछ अच्छे कर्म किए तो हो सकता है कि लोग रोए। समझ रहे बात को? तो ये जो एक श्वास अंदर हमने लिया और ये जो आखिरी श्वास हमने छोड़ा, उन सबके बीच में ये जो सर्कस चल रहा है वही जीवन है। लेकिन फिर भी हमने अपनी श्वास के ऊपर, जो हमें जीवन प्रदान कर रही है, उसके ऊपर बहुत ही कम ध्यान दिया। इसके अंदर जीवन के रहस्य छुपे हुए हैं। यस। यस, डेफिनेटली। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखेंगे कि हमारी हर भावना श्वास के एक लय के साथ जुड़ी हुई है। आप देखेंगे जब हमें गुस्सा आता है तो हमारी श्वास की लय कैसे हो जाती है? बहुत तेज हो जाती है। जब हम बड़े उदास होते हैं, कोई हमें छोड़ गया, हमारी श्वास की लय कैसे हो जाती है? बहुत हल्की हो जाती है, ढीली हो जाती है। जब हम बहुत खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, हम एक हॉलिडे पे जाते हैं, पहाड़ों में छुट्टी मनाने जाते हैं, पहली बार आप अपनी कार से बाहर निकलते हैं, तो आपने देखा आप कैसे श्वास लेते हैं? लंबा और गहरा, है कि नहीं? आप देखिए, जैसे मैं गुस्से में आ रहा हूँ, मेरी श्वास की लय कैसे हो रही है? छोटी हो रही है, और बड़ी आ, लय से बाहर जा रही है। फीवरिश सांस हो रही है, ज्वर आ रहा है सांस में। जब बहुत उदास हूं, तो श्वास की लय बहुत ढीली हो जाती है। ऐसे लगता ही नहीं कि श्वास चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। और जब मैं खुश होता हूँ तो श्वास कैसे होती है? लंबी और गहरी होती है। तो इसको अगर हमने मैथमेटिक्स में प्रोपोर्शन पढ़ा है, तो आप देखिए कि जैसे जैसे हमारी भावना बदल रही है, वैसे श्वास की लय बदल रही है। और इसका ऑपोजिट भी ट्रू है। जैसे जैसे हम अपनी श्वास की लय को पकड़ना शुरू करते हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी भावनाओं को नियंत्रण में ला सकते हैं। ये है सीक्रेट हमारे धरोहर में प्राणायाम का। प्राणायाम का इतनी क्यों मान्यता रही हमारे संस्कृति में? क्योंकि एक श्वास है जिससे आप, अगर मन आपका पतंग है तो श्वास उसकी डोर है। तो मन रूपी पतंग को आपको जहां पे भी लेके जाना है, उसको श्वास के थ्रू लेके जा सकते हैं। और अब पूरा वेस्ट इसके ऊपर रिसर्च करके इसको पेटेंट करने पे लगा है। आपको तो पता ही है कि यहाँ पे चीजें उगती है और वेस्टर्न वर्ल्ड उसको पेटेंट करने के लिए चला जाता है। हाँ? आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि अमेरिका ने एक सुपर ब्रेन योगा करके पेटेंट किया है। आप जानते हैं सुपर ब्रेन योगा क्या है? वो कहते हैं सुपर ब्रेन योगा करने से बहुत ओल्ड एज तक एल्जाइमर का प्रॉब्लम नहीं होता है, डिमेंशिया का प्रॉब्लम नहीं होता है, शार्प रहता है, ब्रेन शार्प रहता है। आप जानते हैं वो सुपर ब्रेन योगा क्या है?
जो जो उन्होंने पेटेंट किया अमेरिका ने, वो प्राणायाम। पता है, ये दोनों हाथों से कान को खींचना है और उठक बैठक करनी है। और इसको अमेरिका ने पेटेंट कर लिया है, सुपर अच्छा। ब्रेन योगा। हम्म। कितने ताज्जुब की बात है। जो अमेजिंग। हमारे स्कूल में हमारे शिक्षक जिस तरीके की हमें हम होमवर्क रोज नहीं कराते थे। रोज कराते थे, उसको अमेरिका ने सुपर ब्रेन योगा करके पेटेंट कर लिया है। वैसे ही वेस्ट जो है सारी चीजें पेटेंट करने पे तुला है। हल्दी को एज सुपर ब्रेन फूड करके पेटेंट कर रहा है, कच्ची हल्दी को, ये सुपर ब्रेन फूड है। मोरिंगा, जो हमारे मोरिंगा के लीव्स होते हैं, उसको पेटेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है, समझने की बात यह है कि जितना हम थोड़ा श्वास पे ध्यान दे सकते हैं, उससे हम मन को काबू में ला सकते हैं। देखिए, हमारे ऊर्जा के चार स्रोत, हमें चार स्रोतों से ऊर्जा मिलती है। पहला स्रोत क्या? हमारे खाने से। खाने से ऊर्जा मिलती है, सब मानते हैं। लेकिन कितना खाने से? क्या बहुत ज्यादा खाना खाने से हमें ऊर्जा मिलती है? हम कभी जवानी की बात याद करें सब लोग, तो कभी किसी किसी दोस्त की शादी होती थी। मुझे याद है, हम करीबन 25 साल पहले इंजीनियरिंग में हुआ करते थे। तो किसी दोस्त का जन्मदिन होता था, तो उस दिन ना हम ब्रेकफास्ट करते थे मेस में, ना लंच करते थे। हम वेट करते थे कि वो रात को जो है थोड़ा पार्टी होगा, तो उसी में भोजन अच्छे से करेंगे। तो जब हम इतना भोजन मिलके एक साथ भोजन बहुत खा लेते हैं, क्या उसके एग्री? बहुत ज्यादा आप भोजन करने से हमें ऊर्जा नहीं मिलती। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? अब आ गई जी, बीच में टूट हाँ। गई थी, अब ठीक। हाँ, तो बहुत ज्यादा भोजन करने से हमें ऊर्जा नहीं मिलती, ना ही बहुत कम भोजन करने से हमें ऊर्जा मिलती है। आप 2-3 दिन अगर फास्टिंग कर लें, तो भी आप देखेंगे कि हमें ऊर्जा बहुत कम मिलती है। तो क्या सही मात्रा है भोजन की? इस ऐसे कर लीजिए, क्या आप सब लोग ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसको हम बोलते हैं अंजलि पात्र, है ना। आप देखेंगे कि हमारे साधु संत जब भिक्षा लेने आते थे, तो ऐसे अंजलि पात्र में लेने आते। तो ये हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अंजलि पात्र में जितना भोजन आता है, ये सही मात्रा है एक समय पे खाने के लिए। अच्छा, इसमें भी क्या सही तरीके का भोजन? भोजन भी हमारे तीन अवस्थाओं के हिसाब से होते हैं, एक राजसिक, एक तामसिक और एक सात्विक। भाई, तामसिक भोजन क्या हो गया? जो मांसाहारी, मरा हुआ भोजन जो है, वो तामसिक हो गया। जो रात को पड़ा हुआ भोजन आप सवेरे खाएं, उसमें जिसमें प्राण शक्ति ना रही, वो तामसिक भोजन हो गया। तो तामसिक भोजन हमारे अंदर क्या करता है? हमारे अंदर तमस की भावना जगाता है, आलस्य और बढ़ा देता है, प्रमाद की भावना बढ़ा देता है, पोस्टपोन करने की आदत ले आता है, चीजों को प्रोक्रेस्टिनेशन की भावना बढ़ा देता है। और हमें ये जानकर ताजुब होगा, हमारे तो दादी माँ ने सबने सिखाया कि जैसा अन्न वैसा मन। जिस तरीके का अन्न हम खाते हैं, तो बड़ा जरूरी है कि हमारी कैसी ऊर्जा रहे, उस पे हम ये ध्यान रखें कि हम किस तरीके का भोजन कर रहे हैं। तो पहला क्या? तामसिक। दूसरा क्या? राजसिक। राजसिक भोजन क्या? बहुत मसालेदार खाना, राजाओं के जैसे खाना, बहुत मसालेदार चटपटा, आ, मीठा मीठा खाना खाते, राजाओं के जैसा खाना खाते, जो हमारे शादियों में बनता है या घर में पार्टियों में बनता है, वो राजसिक भोजन हो गया। राजसिक भोजन क्या करता है? शरीर में एक्टिविटी बहुत बढ़ा देता है, रजस बढ़ा देता है। रजस से क्या होता है? शरीर में एक्टिविटी बढ़ जाती है। जब एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो अगर आप एक्टिविटी का एनर्जी यूज नहीं करें, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करें, तो वो आपके अंदर रेस्टलेसनेस के भाव से आगे आ जाती है। समझ रहे बात को? तो जब आप आंखें बंद करके ध्यान करना चाहते हैं, तो बहुत विचार हमारे अंदर आते हैं। तो ये भोजन भी हमें थोड़े मात्रा में देख के करना चाहिए।
और तीसरा स्वभाव क्या हमारा, सत्व, सात्विक भोजन। सात्विक भोजन क्या, जो फ्रेशली कुक्ड, घर पे बना हुआ खाना, मसालों के साथ बैलेंस, फ्रूट्स, फ्रेशली कुक्ड वेजिटेबल्स, वो खाना जो है हमें सही तरीके की ऊर्जा देता है। यस। तो पहला स्रोत ऑफ एनर्जी क्या हो गया हमारा, खाना। दूसरा स्रोत ऑफ एनर्जी है हमारी नींद। नींद एक ऊर्जा का स्रोत है। जैसे आप देखिए हमारी निद्रा, निद्रा अवस्था, निद्रा कितनी जरूरी है, नींद कितनी जरूरी है हमें जीवन में स्वस्थ रहने के लिए। कम से कम 6 से 8 घंटे। साइंस तो कहता है 8 घंटे। हाँ, योगी के लिए 6 से कम घंटे भी चल सकते हैं, लेकिन एक भोगी जीवन अगर चल रहा है तो उसके लिए 8 घंटे की नींद बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यस। अच्छा, नींद के भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स। किस समय पे सोना जरूरी है ताकि आपको ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिले। आपकी रात के भोजन और नींद के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप होना जरूरी है, ताकि वो भोजन अच्छे से पच जाए सोने से पहले। नहीं तो अपाचक भोजन जो है आपके शरीर में आम के रूप में फलित होता है, और आम जितना शरीर में बनता है उससे और आपके अंदर बीमारियां आ जाती है। चाहे वो हार्ट की बीमारी हो, चाहे वो कैंसर हो, वो सबका लेना देना किस चीज से है कि आपके शरीर में कितना रात को अपाचित भोजन रह गया, जो आगे नहीं बढ़ पाया, जो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाया। यस। तो नींद कितना, 6 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। तीसरा ऊर्जा का स्रोत क्या, हमारी श्वास। हर अंदर आने वाली श्वास हमें ऊर्जा देती है, और हर बाहर जाने वाली श्वास हमें और रिलैक्सेशन प्रदान करती है। तो इसलिए रोज करीबन आधा घंटा हम अगर थोड़ा प्राणायाम कर सके, ध्यान कर सके, तो आप देखेंगे कि आपकी रोज की ऊर्जा जो है बहुत सुंदर तरीके से आगे चल पड़ेगी। इसी के लिए, इसी कॉन्सेप्ट पे हमारे बहुत सुंदर प्रक्रिया है आर्ट ऑफ लिविंग में, जिसको हम सुदर्शन क्रिया बोलते हैं। हाँ? सुदर्शन क्रिया बहुत सुंदर एक ब्रीदिंग टेक्निक है, जिससे हम अपनी ऊर्जा के स्तर को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। यस। तो ये तीसरा सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। चौथा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, हमारा मन। है ना। हमारा मन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब मन कैसा मन, आप देखेंगे कि प्रफुल्लित मन एक ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत होता है। यस। एक खुश मन ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत होता है ना। आप सबके जीवन में ऐसे लोग जरूर होंगे जिनके साथ आपको समय बिताने में बहुत आनंद आता है कि नहीं। और कुछ ऐसे लोग भी जरूर होंगे जिनसे दूर भागने का मन करता है ना। कुछ लोगों के आने से प्रसन्नता आती है और कुछ लोगों के जाने से प्रसन्नता आती है है ना। क्या फर्क है, कुछ लोगों के साथ समय व्यतीत करने में आनंद क्यों आता है, क्योंकि उनका मन शांत और प्रफुल्लित है। कि उनके साथ समय बिताने से ही हमारी चिंताएं भी दूर हो जाती हैं। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने, किसी ने उनसे पूछा गुरुदेव से कि एक अच्छी कंपनी की क्या निशानी है, अच्छी फ्रेंडशिप की क्या निशानी है। तो गुरुदेव बोले कि जिस दोस्ती में, जिस फ्रेंडशिप में कोई आपके पास भारी मन लेकर आए, लेकिन जब आपसे मिलके जाए, वापस जाए तो बहुत हल्का होके जाए, तो जान लेना कि वो आपका अच्छा दोस्त है। लेकिन अगर आपके दोस्त ऐसे हैं कि आप छोटी सी दुविधा उनके पास लेके गए हैं, लेकिन जब उनसे मिलके निकले तो लग रहा है कि बहुत बड़ा पहाड़ बन गया, हाँ? पता नहीं कहाँ फंस गए, तो वो बोलते हैं उस कंपनी को, उस संघ को जरा एक बार देख लेना। तो एक तो बात ये कि हम कैसे दोस्त रखना चाहते हैं, दूसरी बात ये कि क्या हम वैसे मित्र बन सकते हैं दूसरों के लिए, कि जो मेरे पास आए भारी मन लेके और मेरे से मिलकर जाए,
तो एक हल्का मन लेके जाए, प्रफुल्लित होके जाए, मारेगा देख। अपलित होके जाए। अभी वो पीछे रखवा Yes? दिया, उसको पीछे बुला लियो रिक्शा। क्या कहते हैं? यस। तो ये चार ऊर्जा के स्रोतों पे अगर हम ध्यान लेते हैं, अपने भोजन पर, अपनी निद्रा पर, अपने श्वास पर, प्राणायाम पर, अलग अलग तरीके की प्रक्रियाएं सीखते हैं, रोज सवेरे सत्व में आते हैं। और चौथा, अपने मन के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर, तो हमारी ऊर्जा बनी रहती है और हम तनाव मुक्त रहते हैं। हाँ? इसी के साथ मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा हो जाएगा ऐसे, और मैं आगे बोलूंगा तो। बहुत बहुत धन्यवाद वहाँ मुझे आमंत्रित करने के लिए। बहुत अच्छा लगा इतने अच्छे संघ में बातचीत करने के लिए। कोई प्रश्न है एक दो तो हम वो ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। मैं धन्यवाद तो देना मेरा काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सभी अपने अतिथियों से जो इस ग्रुप पर मौजूद है, मैं कहूँगा कि अपने मन की बात पूछे, अपने को अनम्यूट करके, तो बहुत अच्छा है। अपनी उंगली उठाएं, मैं फिर आपको देता हूँ। जो कोई भी पूछना चाहे, कोई प्रश्न बतलाइए। विपिन जी, हाँ विपिन जी बोलिए, आप बोलिए, अनम्यूट करिए अपने। वासवानी जी, हमारा नाम विपिन गुप्ता और मीडिया क्षेत्र से हूँ। पूर्व का जीवन मेरा 82 तक राजनीतिक रहा है। जी लोकनायक जयप्रकाश जी और चौधरी चरण सिंह जी के साथ कार्य करने का अवसर मिला। जी और आपके गुरुदेव के गुरुदेव महेश महेश योगी जी से मेरा संपर्क रहा है। बहुत सुंदर। आपने एक प्रश्न किया था कि आपके बाबा, परदादा, परबाबा का नाम, मेरे मन में आया कि क्या महेश महेश योगी जी का नाम तो श्री श्री जी को याद है, क्योंकि मेरा बहुत निकट का संपर्क है उनसे, श्री श्री जी से। और मैं अमेरिका के आश्रम में भी गया हूँ और बेंगलोर में कई बार रुका हूँ। जी लेकिन शायद आपको भी पता नहीं होगा कि उनके महर्षि महेश योगी जी के गुरुदेव का नाम क्या था, क्योंकि ये वंश परंपरा हमारे यहाँ मनुष्य से शुरू हुई और अभी तक हम मनुष्य के रूप में कायम हैं। दूसरा प्रश्न जो आपने उठाया था, क्या आप डेड बॉडी को अपने घर में रख लेंगे? प्रारंभ में आपने बहुत सुंदर नाम लिया था अष्टावक्र का। अष्टवक्र नहीं है, अष्टावक्र है। और मेरे आध्यात्मिक जीवन के वो प्रिय पात्र हैं, कर्ण, कर्ण और अष्टावक्र। जी महाभारत में कर्ण और जनक के जीवन में, चूंकि अच्युत संसार में 3 हुए, मैं उपदेश नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा बैलेंस करके बात कर रहा हूँ। तो जनक जी का जब पहली बार अष्टावक्र से ज्ञान तो बाद में लिया, उन्होंने अष्टावक्र का 8 जगह से मुड़ा हुआ शरीर देखकर अपने यहाँ रुकने से मना कर दिया था। तो जी डेड बॉडी की बात जो आपने की, ये अतिशयोक्ति थी। और मीरा जी ने शायद रोका भी था, क्योंकि ये जो हम लोग, और एक बात बताएं आपको, शायद मैं तो आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, उल्टा करना नहीं चाहिए। आप ज्ञान के लिए, हम लोगों को एक प्रकाश देने के लिए इसमें मेरा एक निवेदन है। हैं। विपिन जी, राधा रानी का अष्टावक्र से क्या संबंध था, ये मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, अगर आप प्रकाश डाल दें। नहीं, इसमें इस बारे में मेरे को ज्ञान क्योंकि नहीं हम है। लोग राधा रानी से जुड़े हुए हैं, हाँ और हाँ मैंने विषय नहीं देखा था क्या हाँ विषय है। मैं तो चूंकि ब्रजकला केंद्र का एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ और जुड़ा हूँ मीटिंग में, क्योंकि मेरा दैनिक समाचार पत्र है। और मेरे को ये जो मेरा 6 बजे से 9 बजे तक का समय होता है, ये हमारे लिए एक तरह से जो एक उर्दू में बोलते हैं ना, मुहर्रम में कत्ल की रात, उस तरह का होता है। बहुत सुंदर। विपिन जी बहुत सुंदर, धन्यवाद। संजय चतुर्वेदी जी बोले। जी तो वासवानी, हमारा जो प्रश्न है, इसका अगर निराकरण कर, अष्टावक्र का राधा रानी से क्या संबंध था? वो उन्होंने मना कर दिया ना विपिन जी, कि उनके नहीं जान। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, अष्टावक्र जी ने ही राधा रानी को चिरायु और आजीवन बाल्यावस्था में रहने का वरदान दिया था। बहुत सुंदर। हमारे सारे पाठकों को, दर्शकों को पता होना चाहिए
कि भगवान कृष्ण ने एक ही बार अष्टावक्र को राधा रानी से मिलवाया और आशीर्वाद दिलवाया था कि आप कभी बूढ़ी नहीं होंगी। जैसे भगवान कृष्ण का कोई बूढ़ा चित्र नहीं है संसार में, ऐसी विपिन जी राधा रानी। आपका दोबारा आपकी टॉक रख लेंगे कभी, आपकी टॉक रख लेंगे अब कभी, जी तो जी आपको बहुत अब नॉलेज जरा है तो औरों, आप विपिन जी औरों को भी जरा मौका दें। जी जी विपिन जी, मैं औरों को अपना मौका दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए, वैसे ही हम लोग लेट हैं। संजय चतुर्वेदी, संजय जी। वाशवानी जी, ये जो आज का टॉपिक है उसमें मेडिटेशन का काम क्या महत्व है, और मेडिटेशन की एज अ साइंस, एज अ प्रोसेस के बारे में कुछ बताइए। जी, बहुत सुंदर प्रश्न है संजय जी। मेडिटेशन, हो सकता है कि बहुत लोगों को लगे कि इट इज अ टेक्निक ऑफ कंसंट्रेशन, लेकिन मेडिटेशन क्या है? असली में ये एक प्रोसेस है डी कंसंट्रेशन का, है ना। तो जब हम आंखें बंद करके बैठते हैं, तो हम अगर अपने मन को घूमने दे जहाँ घूमना है, तो मन जो है थोड़े समय पर जो है, थोड़े समय बाद वो एक जगह पे आके बैठ जाता है। कहने का मतलब ये है कि मेडिटेशन जो ध्यान की प्रक्रिया है ना, जो मेडिटेशन में जाने की प्रक्रिया है, वो क्या है कि हम डी कॉन्सेंट्रेट करें, है ना। मन को भागने दे, जहां भागना है उसको भागने दे, और हम बस बैठ जाए। तो जैसे पागल हाथी होता है, वो इधर उधर भागता है थोड़े समय के लिए, और थोड़े टाइम बाद थक के बैठ जाता है। तो वैसे ही मन जो है थोड़े टाइम बाद थक कर बैठ जाता है और ध्यानस्थ की अवस्था में जाना शुरू कर देता है। हाँ, उस मेडिटेशन की अवस्था में जाने के लिए अलग अलग तरीके, अलग अलग समाधि के तरीके होते हैं। वो तो उस पर एक पूरा अलग एक लेक्चर हो सकता है। तो ये मेडिटेशन का जो प्रोसेस है और उसका, और जो श्वास लेने का प्रोसेस है, उसका कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशन है क्या? बिल्कुल, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। जैसे ही ऊर्जा बढ़ती है, आप देखेंगे शरीर, आप एक थके मन से और थके शरीर से आप ध्यानस्थ अवस्था में नहीं जा सकते। जैसे ही आप थके मन और थके शरीर से आंखें बंद करके बैठेंगे, तो हो सकता है आप निद्रा अवस्था में चले जाएं। लेकिन मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन एक स्टेट ऑफ डीप रेस्ट है, विथ अवेयरनेस, सजगता के साथ आपका विश्राम है। आप देखेंगे, नहीं तो क्या होता है, हमें विश्राम का कब आदत होता है, हमें क्या मतलब समझ में आता है विश्राम से, कि हम नींद में चले जाएं। लेकिन नींद में हमारी सजगता नहीं होती। तो ध्यान क्या है? सजगता और विश्राम साथ में। तो जब हम श्वास की प्रक्रिया के बाद ध्यानस्थ होने का कोशिश करते हैं, तो वो ज्यादा हमारे लिए सुलभ हो जाता है, आसान हो जाता है, क्योंकि हमारी ऊर्जा बढ़ी हुई होती है ना। तो हमारी सजगता नहीं खोती। तो यही है। धन्यवाद। आलोक जी कुछ प्रश्न करना चाहें? आलोक जी। अरे बेटे सुनना, ये कैसे चला? अंकित, यहाँ ना, अंकित, यहाँ। विष्णु जी समापन करें क्या? हाँ, मैं इसको कर रहा हूँ। और अब हमारा, क्योंकि कोई भी प्रश्न करता नहीं है, मैं दीप गर्ग जी करेंगे फोटो फ्रेंड। मैं सर बता। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, हाँ, मुझे वासवानी जी फरमाइए से क्वेश्चन पूछना था। जी। अनिल जी बताइए। हाँ वासवानी जी, मैंने 2 बार विपासना की है, जी 11-11 दिन की गोयंका जी की। जी, लेकिन मुझे इसमें एक बहुत बड़ी असुविधा आती है। जो बताइए। मैं विपासना करके कंटिन्यू नहीं करता हूँ तो फिर मैं लूज कर जाता हूँ, और मन कंट्रोल में नहीं रहता है डेली विपासना करने के लिए, क्योंकि उनके अनुसार हमें दिन में सुबह और शाम दोनों 1-1 घंटे विपासना करना होता है, अगर हमें रेगुलर विपस्वी बनना होता है। इसमें एक बहुत अच्छी चीज मुझे ये मिली थी, करने के बाद में मेरा शरीर एकदम हल्का हो जाता है और मन में ऊर्जा पूरी आ जाती है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ जाकर। मैं मई महीना की गर्मी में भी यहाँ हरियाणा में 11 दिन में जब मैंने विपासना किया था, इतनी तपती गर्मी में मैं बिना एसी के मैंने सोया हूँ आराम से, जबकि बिल्कुल। मैं जनरली बिना एसी के सो नहीं पाता हूँ, जबकि वहाँ बिना एसी के मैंने सोया आराम से। इसमें मुझे एक प्रॉब्लम खाली यही आती है, बार बार मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ, ये बहुत बड़ी असुविधा होती है। थोड़ा सा इस पे प्रकाश सर। देखिए, कोई भी प्रक्रिया हम चालू करते हैं, कोई भी प्रैक्टिस हम चालू करते हैं, तो उसमें आगे बढ़ने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है।
एक क्या, अभ्यास और वैराग्य, है ना। अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास माने क्या, प्रैक्टिस। जैसे आपने कहा कि मैं उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ, आप उसको एक वैल्यूएबल चीज के साथ लिंक कर दीजिए। जैसे बहुत सारे साधक क्या करते हैं, बोलते हैं कि मैं सवेरे का ब्रेकफास्ट ही नहीं करूंगा जब तक कि मैं अपनी साधना पूरी नहीं कर लेता। वो कोई भी साधना हो, चाहे आपने इन्हीं भी गुरुओं के साथ सीखी हो, है ना। लेकिन आप उसको किसके साथ लिंक कर लीजिए, जिसको आप जीवन में वैल्यू करते हैं। अब मेरे एक मित्र थे, वो, उनका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आपको बड़ा आनंद आएगा सुन के। उन्होंने अपनी साधना दृढ़ करने के लिए क्या किया कि अपने एक बहुत अच्छे मित्र को 5 लाख रुपए दे दिया और बोला कि ये मेरा कमिटमेंट है कि 1 महीने तक मैं रोज साधना करूंगा। अगर मैंने रोज साधना की तो ये 5 लाख रुपए मेरे को वापस कर देना, नहीं तो ये 5 लाख रुपए ट्रस्ट में सेवा के तौर पे मेरी तरफ से सेवा समझ। कहते हैं वो एक पूरा महीना मैंने एक भी दिन साधना नहीं छोड़ी। पैसे के प्रति उनका लोभ हो गया एक तरीके से, इसलिए ऐसा हुआ। वो केवल एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जिस एक चीज को आप जीवन में बहुत वैल्यू देते हैं उसके साथ अपनी साधना को बहुत वैल्यू कनेक्ट कर बोलने दीजिए। के सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग दे नहीं पाते संसारिक जीव होने की वजह से। ये बहुत बड़ी विडंबना है, और जिस सच्चाई को हम नकार भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा मन बड़ा चंचल लेकिन होता है और बार बार कोशिश करते हैं कि कल से मैं करूंगा, ये कल से मैं करूंगा। फिर वो करते भी हैं, हफ्ते में 2 बार 3 बार 4 बार, फिर लेकिन फिर पूरे हफ्ता नहीं कर पाते। ये अच्छा, असुविधा। दूसरी बात मैं ये बोलूंगा अनिल जी, हाँ कि अपने मन में इस चीज को लेके गिल्ट मत लेके आइए हाँ हाँ। कि मैं नहीं कर पाता हूँ। तो विपासना में आप हमें सिखाया जाता है कि अगर कुछ गलती करी तो गलती एक्सेप्ट करिए और आप आगे बढ़िए। आगे बढ़िए। मैंने गलती करी है, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा, फिर आप उसको मतलब क्षोभ मत करिए उसका। बिल्कुल, तो अगर साधना छूट भी गई तो उसमें आप मन में कोई क्या हाँ, बोलते हैं, कोई गिलानी रखने का कोई ये वो नहीं गलाने करिए। गलाने के हिसाब से नहीं बात कर रहा, मैं तो आपसे कुछ ज्ञान लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस नहीं, असुविधा से मैं कैसे पार लगाऊं, मतलब जैसे एक होता है ना, ये वाली बात। और कोई और कोई सज्जन कोई पूछना चाहे। अब आज इतनी सुंदर और इतने महत्वपूर्ण विषय पर और इतने सुंदर व्यक्तित्व में, जो देखने भी सुंदर और सुनने में भी सुंदर है, मैं ऐसे वासवानी जी को धन्यवाद और कृतज्ञता ज्ञापन के लिए श्री दीप गर्ग को आमंत्रित करता हूँ। श्री दीप गर्ग जी हमारे ब्रज कला केंद्र के बहुत ही महत्वपूर्ण और सम्मानीय सदस्य हैं। इन्होंने अपने CSR फंड से अपार धानी ब्रज कला केंद्र को दान दी है। मैं उनको स्वागत करता हूँ और दीप गर्ग से प्रार्थना करता हूँ कि वो वासवानी जी की कृतज्ञता प्रकट करें। दीप गर्ग। संदीप भाई, इतना ज्ञान से पूर्ण आपने जो वक्तव्य दिया है, ज्ञान चर्चा की है, ये बड़ी अद्भुत है। कितनी महीन चीजें बताई हैं कि ज्ञान हमारे ऊर्जा के क्या स्रोत है। मन और स्लीप कितनी महीन चीज है जो कि हम कई बार इग्नोर कर लेते हैं, और उनका लिंक क्या है, सांस से है। तो इफ वी आर अवेयर विद द कॉन्शियस अबाउट दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी, हमारा जो है जीवन में काफी चेंज आ सकता है। सच ए स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज यू हैव गिवन। अभी अनिल जी ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि हमारी साधना छूट जाती है। क्या बढ़िया उदाहरण दिया है। इसको हम कोई कमिटमेंट ले लेंगे, किसी बड़ी चीज से लिंक कर देंगे तो बनता रहेगा। ब्यूटीफुल, इट इज सो अमेजिंग, इट इज ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल। और आपने जो छोटे से गागर में सागर बढ़ा है, दैट इज वंडरफुल, कमांडेबल। हम तो ये महसूस कर रहे हैं कि वो दिन याद है मुझे, 4 महीने पहले आप कानपुर आए थे और आपने हमें मौका दिया था। आखिर आपने मेरा स्वीकार किया और 3 दिन हम लोग की ज्ञान चर्चा रही है। दूसरा, आप जिस वर्कशॉप को लेने आए थे, मैं उसके पार्टिसिपेंट से भी मिला था वर्कशॉप के पहले, और 4 दिन बाद जो वर्कशॉप के बाद पार्टिसिपेंट में ऊर्जा थी, कमांडेबल थी। 360 डिग्री का बिल्कुल चेंज हो चुका था। आपके अंदर जो गुरुदेव ने जो शक्ति दी है,
कमिटमेंट दिया, ये प्रशंसनीय है। मुझे मालूम है 3 महीने पहले जब इंदिरा गांधी स्टेडियम में जब गुरुदेव का आगमन था, 10 दिन पहले आपके पास फोन आया था, आपने कैसे 35,000 लोगों को इकट्ठा कर लिया था। ये तो आपका बहुत साधना है और समर्पण है। मुझे मालूम है कितना व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी सेवा के लिए आप पूरी तरह समर्पित हैं। ब्रज कला केंद्र बहुत बहुत धन्यवाद देता है, बहुत कृतज्ञ है कि आपने बिजी समय निकाला और हम लोग की ज्ञान चर्चा दी। मेरी आपसे एक गुजारिश रहेगी कि आने वाले समय में भी इस तरह के छोटे छोटे हम लोग को सेशंस का आप मौका दें। वी आर ऑल ग्रेटफुल ब्रज कला केंद्र की तरफ से। मेनी थैंक्स। थैंक यू सो मच। अब हमारा वंदे वेरी मातरम 1 मिनट के लिए होगा, उसके बाद डिस्कस करेंगे। वंदे मातरम के लिए अटेंशन में रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, सस्यश्यामलां मातरं, वंदे मातरं, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी कहीं ना कहीं कोई पत्ता पड़ा हो तो मैं नया निकालने मिलेगा। सुखदां वरदां मातरं, वंदे मातरं, वंदे मातरं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने, शुक्रिया। टाइम थोड़ा कम रहा, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था तो वो थोड़ा देर से शुरू हुआ, अदरवाइज थोड़ा ज्यादा सुनना चाहते थे। तो रखेंगे, कोई बात नहीं, हम पुनः आमंत्रण करेंगे, संदीप जी से दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे। वो वही 5 प्रोग्राम 5 की जगह पर 5:15 शुरू हो जाए तो टाइम पे खत्म हो जाए, टाइम पूरा मिल जाए स्पीकर को, और आगे सेशन कंटिन्यू करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। इसी को आगे बढ़ाए, यही अच्छा है। ओके, गुड। धन्यवाद संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू एवरीबॉडी। राधे राधे।